हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 12 मार्च 2025 को राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 की कैटेगरी में आज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय का पेपर हो गया है। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले पेपर है वो भी उतने ही शानदार जाए जितना कि आज आपके हिंदी विषय का पेपर गया है। तो अब बारी है आज के इस पेपर के सॉल्यूशन की। मैं यहाँ आपको इस वीडियो के अंदर आपके हिंदी विषय का पेपर जो आज हुआ था उसका सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपका पेपर तो बहुत ही शानदार गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप मैच करके देख जरूर लेना कि आपके कहीं आपने गलती तो नहीं करी है कि। ठीक है, तो चलो करते हैं आज के पेपर की शुरुआत। लेकिन पेपर शुरू करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप देखते तो हो लेकिन सब शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप फिर आपका भी हमारे प्रति इतना तो फर्ज बनता है कि आप अपना एक सब्सक्राइबर देके तो हमें ज़रूर जाए। तो अब बार बार कहने की आज का ये पेपर आपका था हिंदी का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें आपका पेपर था जो कि सेक्शन वाइज डिवाइडेड था, खंड वाइज, जिसमें आपका फर्स्ट जो था वो खंड अ था जो कि टोटली एमसीक्यूज बेस्ड था, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर था। तो यहाँ पे मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा जो कि 12 क्वेश्चन थे आपके टोटल, तो इन्हीं के आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस आपके साथ में करने जा रहा हूँ। आप अपने आंसर के साथ में इस की को मैच करके देख सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि आपने सेक्शन ए के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कितने सही हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि एमसीक्यूज के आंसर आपको लिखने थे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट, आपका पहला प्रश्न था, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। आपका अ ऑप्शन था 2, ब ऑप्शन है 3, स ऑप्शन 4 और डी आपका द है वो 1। तो क्या था, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2। इसका सही उत्तर था 2, आपको 2 भरना था इसमें। नेक्स्ट है इसका दूसरा, निम्नांकित में से सर्वनाम है वह, क्रिया, ताल, गति। तो इसमें से सर्वनाम कौन है, तो इसमें सर्वनाम है वह, यानी कि अ ऑप्शन है वो इसका एकदम सही उत्तर था। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न था आपका, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में, पटना में, डुमराव में, भोपाल में। तो इसका सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन स, यानी कि डुमराव में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, स्वयं को साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे, अपने पुत्र को साहब मानते थे, या फिर अपनी पोतहू को साहब मानते थे। तो किसको मानते थे, तो वो कबीर को साहब मानते थे, यानी कि ऑप्शन ब है वो इसका एकदम सही उत्तर था। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। ठीक है ना, तो क्या विधा है वो, कहानी है, कविता है, नाटक है या उपन्यास है। तो नेताजी का चश्मा क्या है, वो एक तरह की स्टोरी है, कहानी है, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम सही उत्तर था। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, एक कहानी यह भी के लेखक का नाम है, यानी कि जो एक कहानी आपका चैप्टर है, जो पार्ट है, उसके लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, मनु भंडारी। तो इसका एकदम सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द, मनु भंडारी इसकी लेखक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वंस अगेन आप प्यारे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना फर्ज तो आपका बनता भी है हमारे प्रति कि हम इतनी मेहनत करके लिए आपके लिए आंसर की रेडी करके लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता है कि आप अपना एक सब्सक्राइबर और एक लाइक हमें जरूर दे के जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 था आपका, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए। ऑप्शन अ, शिव धनुष को खंडित देखकर, अकारण ही राम के मोहक रूप को देखकर, राजा जनक को देखकर। तो किस कारण वो आपे से बाहर हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर, खंडित देखकर, यानी कि अ है इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। तो उत्साह जो कविता है उसमें कवि ने किसको संबोधित किया है, सूर्य को, पथिक को, बादल को, स्वयं को। तो किसको किया है, तो उसमें किया है बादल को, यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है, ब्रज भाषा का, संस्कृत भाषा का, अवधि भाषा का, या फिर प्राकृत भाषा का। तो इसमें आपका सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन अ, ब्रज भाषा का, यानी कि इसमें आपको भरना था अ। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, मुदुप गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुदुप गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उपयुक्त पंक्ति में अपनी कहानी कौन कह रहा है, भंवरा, चिड़िया, तुलसीदास या पुष्प। तो कौन कह रहा है, तो वो कह रहा है भंवरा, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11,
भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का असली नाम क्या था? कन्हैया, तारकेश्वरनाथ, बम भोला या राम? तो उसका असली नाम था, वो था आपका तारकेश्वरनाथ, यानी कि ऑप्शन ब है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम? तो मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? तो प्रसाद निराला पंत अज्ञे। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि अज्ञे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। जो प्रश्न नंबर 2 है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान वाला। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो सेकंड का आपका जो प्रश्न नंबर 2 है उसका फर्स्ट है स्वर संधि प्रकार की होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की, यानी कि यहाँ पर बनना था आपको 5। ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। यथाशक्ति शब्द में समास है। तो यथाशक्ति से कौन सा समास है? तो वो सबको पता है, कौन सा है वो? अव्ययी भावी समास। अव्यय भाव समास, ठीक है ना, अव्यय भाव समास। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश में क्या है? विदेश में उपसर्ग है वी, यहाँ पे भरना था आपको वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित अनिश्चित मात्रा, परिणाम, परिमाण, नाप या तोल आदि को बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ठीक है ना, यहाँ पे भरना था आपको परिमाणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो कौन सी है? भाव आ गया, मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 6। पालन हार शब्द में प्रत्यय है। तो पालन और हार क्या बन जाएगा? हार। इसमें सही उत्तर था आपका हार। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, फर्स्ट के 12 थे और सेकंड के आपके हैं वो है 6। तो इन 18 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न हैं वो एकदम सही हो रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 18 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। सारे के सारे 1 नंबर के थे, यानी कि टोटल 18 नंबर के। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 था आपका, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे एक आपका एक अनसीन पैसेज था, अपठित गद्यांश था। तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आपने इसको पढ़ लिया होगा, तो मैं इसके आंसर की बात करता हूँ। तो इसका जो इस गद्यांश का आपका पहला प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आपको उचित शीर्षक लिखना था। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक था वो था आपका भारत में ऋतुओं का महत्व, या फिर जो भी है आप सौंदर्य। तो यहाँ में से आपको जो भी लिखो आपका वो सही था, ठीक है ना। भारत में ऋतुओं का महत्व या सौंदर्य, वो इसका एकदम सही उत्तर था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 इसी इसी गद्यांश का है। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? तो 2 महीने बाद में। कब होता है? 2 महीने बाद। इसमें सही उत्तर आपको बनना था 2 महीने बाद। नेक्स्ट है तीसरा, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं? तीज आता है, नागपंचमी, रक्षाबंधन, ये जो त्योहार है वो वर्षा ऋतु में आते हैं। तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी। चौथा है आपका, रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है? तो ये है भाई बहन के अटूट प्रेम का। किसका प्रतीक है? भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो सुख सौभाग्य की कामना के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्योहार मनाती है, ठीक है ना। तो सुख सौभाग्य की कामना करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6, दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। दुर्भाग्य का क्या होता है? सौभाग्य, इसका विलोम शब्द लिखना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना था आपका सौभाग्य। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 था, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वहां पर गद्यांश था, अब की बार है अपठित पद्यांश। तो ये आपका पद्यांश था तोड़ो 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 वाला, ठीक है। तो आप पेपर को तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आप देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न था इस पद्यांश का, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो वो क्या था? तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक हो सकता है धरती, ठीक है ना। इसका शीर्षक धरती हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, दूसरा क्या है? कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या बात कर रहा है? तो वो कर रहा है, बात कर रहा है धरती तोड़ने की, सॉरी चट्टाने और बंधन तोड़ने की, ठीक है ना। चट्टान और बंधन तोड़ने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है थर्ड, कवि पत्थर और चट्टान को तोड़ने की बात क्यों कहता है? तो ठीक है ना, इसका आंसर आपको इस ध्यान से लिखना था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, अपने मन के मैदान पर क्या व्याप्त है? तो क्या व्याप्त है? उपव्याप्त है, ठीक है ना। अपने मन के मैदान में उपव्याप्त। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, धरती को हम कब जानेंगे? इसका आंसर आपको लिखना था, रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेखांकित पद के जो कहाँ पर है?
देखते हैं इसके ये रेट नहीं, यहाँ से रेखांकित पद का आशेष पेस्ट कीजिए, कहाँ गया रे, ये रहा। ये था आपका सुनते हैं मिट्टी में रस जिससे उगती दूब है, ठीक है ना। इसका आपको मतलब बताना था, आश्रय स्पष्ट करना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर, सॉरी यहाँ पे आपका जो खंड है वो चेंज हो गया, खंड ब, ठीक है ना। खंड अ के अंदर 1 से लेकर के 4 प्रश्न थे, सारे आंसर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका खंड ब था, जिसके अंदर निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों के अंदर, यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर थे, 40 शब्दों की उत्तर सीमा थी, उनमें आपको आंसर करना था। तो यहाँ पे मैं इनको लिख के बता नहीं सकता। फर्स्ट आपका खंड ब का 5 नंबर क्वेश्चन है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है, यह परंपरा कौन सी है, नौबत खाने के इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ओके, अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 6, मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर समझाइए। प्रश्न नंबर 7, संगतकार कविता की मूल संवेदा लिखिए। प्रश्न नंबर 8, उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है। तो किसका प्रतीक बताया है, तो बताया है आपका क्रांति का। इसका आंसर तो बड़ा लिखना था, लेकिन यहाँ पे जो मेन इसका आंसर है वो है क्रांति का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए। प्रश्न नंबर 10, अज्ञे के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर समझाइए। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न 11, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ करना, किसी भी चीज़ को आरंभ करना को बोलते हैं श्री गणेश करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको लिखना था, और इसके साथ में इसका वाक्य में प्रयोग, तो वो तो आपने सबने अलग अलग किया होगा, तो जो आपने कर रहे हो वो सही है, इसमें सिर्फ ये वर्ड आना चाहिए श्री गणेश करना। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। आपका अगला सेक्शन है खंड स। खंड स में है आपका निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे आपका एक पठित गद्यांश था, तो अब ये पठ्यंत अब हालदार साहब वाला था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यह तो आपने पढ़ लिया है। मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा डायरेक्ट, जैसे कि इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वो है चश्मे वाले का क्या नाम था। तो चश्मे वाले का क्या नाम था, तो चश्मे वाले का नाम था वो था कैप्टन, ठीक है ना। इसमें आपको लिखना था कैप्टन, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी। तो चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी, तो वो लगती थी नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति, बगैर चश्मे वाली मूर्ति, ठीक है ना। तो चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति। दूसरा है आपका तीसरा, नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया। तो उस दूर किया था, वो किया था वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से, यहाँ से इसका आंसर था, तो वो यहाँ तक था, ठीक है। ये तीसरे का था। नेक्स्ट है चौथा, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था। तो वो उतार लेता था, यहाँ पे इसका आंसर था जब कोई ग्राहक आता तो उसे किसी फ्रेम की दरकार होती, जैसे मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन यहाँ से था, इसका आंसर था आपका देता है, ठीक है ना, यहाँ तक। ये चौथे का उत्तर था, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसी के अथवा में एक और गद्यांश था आपका अपठित गद्यांश, ये था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसमें था वास्तविक सुसंस्कृत व्यक्ति कौन है इसमें। तो इसका आंसर था वास्तविक सुसंस्कृत व्यक्ति और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह अन्यास प्राप्त हो गई है, उसे पूर्वज की बातें संभले इसकी संस्कृति नहीं कहला सकती है, ठीक है ना। इसका आंसर था। दूसरा है आपका सुसंस्कृत व्यक्ति की संतान क्यों नहीं कहला सकती, न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। इसका थर्ड का ये वाला एकदम सही उत्तर है। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है। तो भौतिक विज्ञान का जो विद्यार्थी है वो किससे परिचित है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 तक ही, ठीक है ना, इसमें 4 ही थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, जो प्रश्न नंबर 13 था, पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पहले गद्यांश था, अब यहाँ पे आ गया है पद्यांश आ गया है। तो यहाँ पे ये आपका पद्यांश था, और इसके पद्यांश के अकॉर्डिंग आपका पहला प्रश्न था, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको कौन से पाठ से आया है, ये आपका राम और लक्ष्मण, सॉरी राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण नहीं, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये इस पाठ से आया है। दूसरा है सेवक का कार्य क्या है, ये आपको बताना था। तीसरा है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया है। तो उसके बाद था आपका राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी के अंदर अथवा में एक और पद्यांश था आपका, जो कि उज्ज्वल गाथा वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक था।
देखते हैं इसके भी क्वेश्चन आंसर के अंदर कुछ बताने वाला हो तो। आपका फर्स्ट था प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम लिखिए। यहाँ पे आपकी कविता का नाम लिखना था, तो वो था आपका कविता का नाम है वो है आपका आत्मकथ्य। कौन सी इस कविता का नाम क्या है? आत्मकथ्य, यानी कि जहाँ से ये पद्यांश उठाया है उस कविता का नाम है आत्मकथ्य। प्रश्न नंबर 2, कवि क्यों गाने में असमर्थ है? तीसरा है कवि क्यों जाग गया? कवि को क्या नहीं मिला? ये इसमें प्रश्न है, इन्हीं में से आपको आंसर करने थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? पाठ के आधार पर समझाइए। तो ये तो आपके पाठ के आधार पर ही लिखना था, 50 या 60 शब्दों के अंदर आपको इसको लिखना था। और इसी के अथवा में एक और था आपका, वो है आपका सेकक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर समझाना था आपको 50 या 60 शब्दों में। नेक्स्ट था अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 था हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? पाठ के आधार पर समझाइए। उत्तर सीमा 50 से 60 शब्द। इसी के अथवा में था दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखना था 50 से 60 शब्दों में। प्रश्न नंबर 16 का फर्स्ट है आपका मंगलेश मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कृतित्व के बारे में लिखिए। 40 शब्दों के अंदर उत्तर लिखना था। और सेकंड था यतीन्द्र मिश्र या भदंत आनंद कौशल्यानंद के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको लिखना था 40 वर्ड्स के अंदर, 40 शब्दों के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सेक्शन डी यानी कि खंड द। खंड द में है आपका खेदूम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या बताया? साना शाना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर इसका उत्तर आपको लिखना था और उत्तर सीमा थे 80 शब्द। इसी के अथवा में एक और था कि एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। लेखक की इस कब अनुभव हुआ, ऐसा कब अनुभव हुआ उसको लिखना था। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको 80 शब्दों के अंदर समझाना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों के अंदर निबंध आपको लिखना था। आपका पहला टॉपिक था विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा टॉपिक था आपका स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या पाया। और तीसरा टॉपिक था सैनिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। और चौथा टॉपिक था मैं यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या कर जाता है, या फिर जो सारी चीज़ें हैं वो इसके बारे में आपको बताना था। ठीक है ना, पैराग्राफ लिखना था, यानी सॉरी निबंध ऐसे राइटिंग करना था, निबंध लिखना था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना था। शैक्षणिक भ्रमण के लिए प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखनी थी। इसी के ऑप्शनल में था आपका स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता मानते हुए अपनी मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करने पर एक पत्र लिखना था। छुट्टियों में अपनी फ्रेंड को आपको लखनऊ के अंदर भ्रमण करने के लिए बुलाना था, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना था। प्रश्न नंबर 20 है स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप में लिखिए। यहाँ पे आपको एक विज्ञापन लिखना था साइकिल को बेचने के लिए। इसी के अथवा में था नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप में लिखिए। यहाँ पे जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना था, एक विज्ञापन बनाना था। और इस तरह से ये आज का जो पेपर था आपका, उसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन है वो बता दिया है। तो इस तरह से फाइनली इसकी की भी मैंने बता दी है। अब आप अपने पेपर को चेक कर सकते हैं कि कितने सही हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ मैं आपके लिए ऐसी ही चीज़ें लाता रहता हूँ। ठीक है?